माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम चिरंजीव अग्रहारी। हमारे चैनल का जो नाम है वो है PHY हब क्लासेस। और इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारा 5वां लेक्चर है और हमारे 5वें लेक्चर में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में सबसे पहले हम यहाँ क्या जानते हैं, जो लाइक चार्जेस होता है। लाइक चार्जेस का मतलब होता है एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव इस तरीके से होते हैं तो इसको लाइक चार्जेस बोला जाता है। लाइक चार्जेस को हिंदी में विजातीय सजातीय आवेश बोलते हैं, सजातीय आवेश। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक चीज हमको ये नहीं पता होता है कि ये वाला चार्ज बॉडी है, इस वाले चार्ज बॉडी को रिपल तो कर रहा है लेकिन कितने फोर्स से रिपल कर रहा होता है। ये वाला जो चार्ज बॉडी है इस वाले चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ये हमको नहीं पता होता है। इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए जो यूज किया जाता है, जो नियम लगाया जाता है, जो फार्मूला फाइंड आउट होता है वो कूलॉम्स लॉ से फाइंड आउट होता है। और जो फार्मूला हमको मिलता है उसी से हम इसके मान को निकाला जा सकता है। तो और कूलॉम्स लॉ के बारे में, कूलॉम्स लॉ कब आया? 1785। किसने दिया? उनका जो पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम, इनका पूरा नाम है ये। और क्यों दिया मैंने आपको पहले बता दिया कि फोर्स फाइंड आउट करने के लिए ये नियम दिया गया है। अब आते हैं इसमें, ये एक बॉडी है जिस पे चार्ज Q1 है, ये एक बॉडी है जिस पे चार्ज Q2 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। हम बात ये करेंगे कूलॉम ने जो लॉ दिया है उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, उसके बाद उन्होंने अपना नियम दिया है। तो उन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं हम लोग पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद क्या नियम है उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने पहली चीज देखी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है वो एक्ट्स ऑन चार्ज बॉडीज। मतलब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज बॉडी पर ही कार्य करता है। अगर बॉडी के पास चार्ज है तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। सेकेंड चीज इन्होंने जो ऑब्जर्व की, जो इन्होंने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन, मान लीजिए ये Q2 है, Q2 पे अगर फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण, यानी F21 वेक्टर F21। इस पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी F12 वेक्टर में। ध्यान समझना, यहाँ पे इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो इन्होंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये देखा कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के कैसी है? अपोजिट है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के कैसी है? अपोजिट है। तो उन्होंने एक चीज और बताया, एक चीज और उन्होंने ऑब्जर्व की कि जो बॉडीज पे फोर्स की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे एक निगेटिव है, तो यहाँ पे देखेंगे इस बॉडी पे फोर्स की जो डायरेक्शन अगर इधर है, इस बॉडी पे फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इधर है। इसका मतलब फोर्स दोनों बॉडी पे लग रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे देखेंगे फोर्स की डायरेक्शन इसमें इधर है, इसमें किधर है? इधर है। इसका मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? अपोजिट है। तो दूसरी चीज उन्होंने बताई डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। तीसरी चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व की? इन्होंने तीसरी चीज देखा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, जो इतना मतलब
मेरे कहने का मतलब है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो बल का मान प्राप्त होता है, इसके जो बल का मान प्राप्त होता है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स हमको प्राप्त होता है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 2, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 2 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 1, वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरी चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो इक्वल होता है। ये सब चीजें वो देख रहे हैं। पहली चीज उन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज बॉडी पे एक्ट होगा। दूसरी चीज उन्होंने देखा फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तीसरी चीज उन्होंने देखी फोर्स का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो बराबर होगा। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर दो बॉडी अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बल लगा रही है, दूसरी बॉडी भी उस पर अपोजिट दिशा में उतना ही फोर्स अप्लाई करे, तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो एक्शन रिएक्शन लॉ उसको बोला जाता है। तो यहां पे एक चीज ये देखिए, डायरेक्शन भी फोर्स की अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन लॉ की तरह ट्रीटमेंट करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ की तरह ट्रीटमेंट करता है। ये चीज भी उन्होंने ऑब्जर्व की। और इसमें एक मेन बात उन्होंने ऑब्जर्व की जिसके बारे में हम बात करेंगे, मेन चीज की हम बात करेंगे। उन्होंने ये इंपॉर्टेंट चीज बताई है, उन्होंने ये चीज बताई, फोर्स लगेगा जरूर। जैसे फोर्स, अगर ये एक बॉडी चार्ज Q1 है, ये बॉडी Q2 है, तो उन्होंने कहा था अपोजिट लगेगा, जैसे अपोजिट लगेगा और मैग्नीट्यूड समान होगा। मान लीजिए इस पर मैंने ऊपर दिखा दिया, इस पर मैंने कैसे दिखा दिया, नीचे दिखा दिया फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए एक दूसरे के अपोजिट भी है और मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड समान है, लेकिन उन्होंने कहा ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कहा जाएगा। अभी तक तो यही बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बल का मान कैसा होगा, बराबर होगा, समान होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन मैंने अपोजिट की, मैग्नीट्यूड मैंने समान रखा, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और चीजें हैं, अभी और जानने की जरूरत है। वो क्या है, ये मेन लाइन है, इसको आप अच्छी तरीके से सुनिए। उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स अप्लाई होगा दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों पॉइंट चार्जों को, उसके अनुदिश फोर्स अप्लाई होता है। ये मेन लाइन थी। उसके बाद बात को समझिएगा, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों चार्ज हैं, तो इस पर फोर्स कैसे अप्लाई होगा, पहले दोनों चार्जों को मिलाएंगे, दोनों चार्जों को मिलाने के पश्चात हम इस लाइन के अनुदिश, अगर इस पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे और इस पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ये वाली फोर्स तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेकिन वो वाली फोर्स जिसके पहले मैंने दिखाई थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा, स्थिर वैद्युत बल, इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, ये एक नया नाम लग रहा है तुमको, मैं बताता हूं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स कुछ नया नहीं है, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल फोर्स कुछ अलग सी चीज नहीं है। जो इन्होंने ये बोला कि दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने पर उसके अनुदिश फोर्स अप्लाई होता है, वो उतना सब कुछ ना कह करके आप सेंट्रल फोर्स अगर बोल देते हैं, तो सेंट्रल फोर्स का मतलब ही यही होता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो दोनों के जो मीट कर रहे हैं उसी के अनुदिश हो रहा होगा। तो इतनी सारी बातों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा और इसके बाद अपना ला दिया है। अब वो ला क्या है, ऑब्जर्व इतने सारे चीजों को किया उन्होंने और इसके बाद जो ला दिया है उन्होंने उसमें क्या बताया है, ध्यान से समझेंगे। उन्होंने बताया
According A by C, according to this law, the electrostatic force is directly proportional to the magnitude of the product of the two point charges and inversely proportional to the डिस्टेंस बिटवीन, BY W का मतलब होता है बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? उन्होंने उतनी सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। देखो, सारी बातें आपको जानना जरूरी है। कब आया, किसने दिया, क्यों दिया, क्या देख के दिया और है क्या। पैसेंस रखिए, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते चलूंगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे उसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार जो वैद्युत बल होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, वो इसका मतलब है या प्रोपोर्शनल मॉड Q1 Q2 और या प्रोपोर्शनल मॉड Q1 Q2। इसका मतलब क्या है? मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 point charges and inversely proportional to the 1/r² and inversely proportional to the distance between them। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीजें हमने इसमें लिखा है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर वैद्युत बल किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यही आपका कूलाम का नियम है। अब इसमें और ये आपका है क्या, आपको पता चल गया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे की हम बात करेंगे। यह प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मॉड में Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r²। और F जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, माध्यम पर भी निर्भर करता है। F आपका 3 चीजों पे निर्भर करता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर बोथ देम एंड F डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इन सब तीनों चीजों पे ये निर्भर करता है। इनको हम ज्वाइंट करके अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल मॉड Q1 Q2 बाई r²। और अगर F बराबर बात करें तो क्या आ जाएगा, F बराबर K मॉड में Q1 Q2 बाई r²। ये आपका आ गया। ये यहाँ पे जो होता है K आपका क्या है, K जो है आपका वो होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। और K की जो वैल्यू होती है वो किस पे निर्भर करती है, वो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। वैसे K इक्वल टू जो फार्मूला होता है 1/4/ε। और यहाँ पे एक चीज देखेंगे, K इक्वल टू 1/4/ε, इसको बोलते हैं इप्साइलन। क्या बोलते हैं, इप्साइलन। और इप्साइलन को ये सिंपल पढ़ने का तरीका है। इसको जो पढ़ा जाता है इप्साइलन, वैसे जो इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आगे हम इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे कि ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। इसके बारे में बताएंगे कैसे ये इफेक्ट डालता है। अभी आज हम इतना ही जानेंगे। K इक्वल टू 1/4πε। और इप्साइलन को आपको देख के डरने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 तरह की चीजें आपको दिखेंगी।
एक ऐसे दिखेंगी, एक ऐसे दिखेंगी और एक ऐसे दिखेंगी। इप्सिलॉन इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब क्या है इसका? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम भी बोला जाता है। इसको पढ़ेंगे क्या? निर्वात की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। इप्सिलॉन आर को इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्षिक विद्युतशीलता। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको परमिटिविटी समझाएंगे और रिलेटिव परमिटिविटी समझाएंगे और जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो के की जो वैल्यू होती है वो फॉर फ्री स्पेस जो के की वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 यहाँ से देखेंगे k इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे k का जो मान होता है k का मान होता है फॉर फ्री स्पेस 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। तो मात्रक इसका जो लिखेंगे F फॉर फोर्स यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होती है k की वैल्यू। और फ्री स्पेस के लिए अगर फोर्स का फार्मूला हमको लिखना होगा जो कि न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होगा वो क्या होगा? इस तरीके से होगा k इक्वल टू F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 माड में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और एक बात हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि F इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 माड में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपके लिए निर्वात की विद्युतशीलता। जब निर्वात की बात करेंगे तब आपके फोर्स का फार्मूला ये अप्लाई होता है। इस पे हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज आ रही है पॉइंट चार्ज। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज के बारे में आपको बता दें क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल जो हमने इसमें टॉपिक यूज किया पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेश। पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश ये क्या है? बिंदु आवेश आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि जब मैंने कूलाम का नियम आपको समझाया तो उसमें ये चीज मैंने बताया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, मतलब जो कूलाम का लॉ एप्लीकेबल है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है और स्टैटिक चार्ज के लिए, मतलब चार्ज रुका होना चाहिए। और पहली चीज जो है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज में बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है कि आखिरकार ये पॉइंट चार्ज क्या है। तो पॉइंट चार्ज मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है बड़ी सी, मान लीजिए ये कोई बॉडी है इतना बड़ा, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, ये बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मान लीजिए एक छोटी सी बॉडी है, इस पर अगर चार्ज है तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला पॉइंट चार्ज है, ये वाला पॉइंट चार्ज है कि ये वाला पॉइंट चार्ज, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आपका पॉइंट चार्ज है कि ये आपका पॉइंट चार्ज है, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आ जाएगा। आप क्या बोलेंगे? ये पॉइंट चार्ज है। तो क्या ये पॉइंट चार्ज नहीं है? तो आपके मन में ये संशय हो सकता है कि हम इसको पॉइंट चार्ज कहें या इसको पॉइंट चार्ज कहें, तो दोनों पॉइंट चार्ज हो सकता है। बस आपको कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कब हम किसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो बड़े आराम से आपको समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास इतना बड़ा कोई बॉडी है, इतना बड़ा कोई बॉडी है, तो ये भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। इतना छोटा कोई बॉडी है वो भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। किस तरीके से? मान लीजिए ये जो दोनों ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस हैं। ये आपके पास मान लीजिए चार्ज Q1 है छोटा सा और यहाँ पे चार्ज Q2 है। तो ये डिस्टेंस अगर बहुत कम, मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा बॉडी, छोड़ो इसको,
यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा बॉडी है। अगर हम दूसरी बॉडी, ध्यान समझिएगा, पॉइंट चार्ज आपको लगता है कि बहुत छोटा होना चाहिए, बिंदु आवेश छोटा सा रहेगा तभी हम इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो क्या बड़ा सा अगर ये है तो क्या इसको पॉइंट चार्ज बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है। कब बोला जा सकता है? अगर हम दूसरा बॉडी ट्रीट करें, दूसरा बॉडी इतनी दूर ट्रीट कर लें, इतनी दूर ट्रीट कर लें, इतनी दूर ट्रीट कर लें, थोड़ा डिस्टेंस पे, दूरी पे ट्रीट करेंगे और वहां से इस बॉडी को देखें, इतनी दूरी है, वहां से इस बॉडी को देख रहे हैं तो हमको ये बॉडी कैसे दिखेगी? बहुत छोटी दिखेगी। नजदीक से देखोगे तो ये बड़ा होगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीटमेंट नहीं करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट चार्ज हो ही नहीं सकता। हो सकता है। कब? जब दूसरी बॉडी बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। जब वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगी तो वहां से अगर आप इस बॉडी को देख रहे होंगे, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो वहां से अगर आप इस बॉडी को देख रहे होंगे तब ये बॉडी आपको छोटी नजर आएगी, और इस यहां से अगर आप उस बॉडी को देख रहे होंगे तो ये बॉडी आपका बहुत छोटा नजर आएगा, और तब आप बोल सकते हैं इसको पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हमने आपको पॉइंट चार्ज समझा दिया है। पॉइंट चार्ज अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये वाला भी बॉडी पॉइंट चार्ज हो सकता है, छोटा वाला भी पॉइंट चार्ज हो सकता है। वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो बड़ी से बड़ी बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीटमेंट कर सकता है। आज हमने आपको कूलॉम्स लॉ समझा दिया। कूलॉम्स लॉ में आपको मैंने क्या है, कैसे, किसने दिया, क्यों दिया, ये सारी बातें हमने चर्चा में कर ली। कल का जो लेक्चर होगा वो परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे होगा। उसके बाद अगर समय बचेगा तो वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन की हम बात करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन में अगर आपको जानना है तो लिमिटेशन में कुछ नहीं है। पहली चीज़ आप जान लीजिए, लिमिटेशन जो है कूलॉम्स लॉ की, मतलब कब कब वो एप्लीकेबल है। पहली चीज़ पॉइंट चार्ज के लिए, पहली चीज कूलॉम्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज, एक चीज और जान लो, अगर दो बॉडी पे चार्ज है लेकिन इतने बड़े बड़े बॉडी हैं और डिस्टेंस इतना कम है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीटमेंट नहीं करेगा। हम बात करते हैं दूसरी चीज पॉइंट कूलॉम्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट। जब दोनों चार्ज रेस्ट पर होते हैं तो चार्ज तो एप्लीकेबल होता है। तो कूलॉम्स का लिमिटेशन जो होती है इसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान दें। पहली चीज़ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। दूसरी बात, इसमें बोथ चार्जेस आर एट रेस्ट रुके होने चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, आज मैंने जो उसमें के की वैल्यू आ रही थी इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी, उसको मैं अगले लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आप पैसेंस रखिए, आपको पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। हम आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।